सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 3 है पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस करने का। तो अगर किसी ने पहले दो एनालिसिस नहीं देखे है तो आप देख लेना। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने द हिंदू सेक्शन के नाम से, तो उसमें सारा कुछ मिलेगा। तो आज हम करेंगे बात 23 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर की। भाई पहली न्यूज़ फिर से वही चलती आ रही है कुछ दिनों से, और इसमें लिखा जा रहा है कि गुपकर अलायंस लीडर्स डिसाइड टू अटेंड द मीटिंग विद मोदी। तो वही है कि एक मीटिंग होने वाली है 24 जून को। और अभी क्या हुआ था वहाँ पर, मेन मेन गुप्कर अलायंस में 5 पार्टीज है गुप्कर अलायंस में। तो उसमें से जो दो मेन पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी एंड पीडीपी। ठीक है, तो जो पीडीपी की हेड है वो कौन है? महबूबा मुफ्ती, ये दिख रही है आपको। तो अभी इसने ये कहा था एक दिन पहले कि भाई अभी हम देखते हैं, अभी डिसाइड करते हैं हमें मिलना है मोदी से या नहीं मिलना। तो इन्होंने सबने अब डिसीजन लेके एक साथ आके ये बात कही है कि हाँ हम तैयार हैं मिलने के लिए। तो आज की जो फ्रंट न्यूज़ है उसमें यही लिखा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से भी डिस्कशन करने के बारे में मोदी सरकार से बात करेंगे। तो पहली न्यूज़ में यही था। जो दूसरी न्यूज़ है वो पॉलिटिकल न्यूज़ ही हमारे इतने काम की नहीं है, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ रही है कि इलेक्शन आएंगे आगे आने वाले सालों में, तो कैसे बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड बनाए। ठीक है, तो सेकंड न्यूज़ ये थी। एक थर्ड न्यूज़ फिर से एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसमें हमें काम की बात यह है कि इस समय पे पंजाब का सीएम कौन है। तो पंजाब का सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। तो वहाँ पर क्या हो रहा है पंजाब में, अमरिंदर सिंह जो सीएम है वो कांग्रेस पार्टी से है। और जो आपने देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू, जो कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी आते थे, ठीक है, वो क्या है, कांग्रेस के एक लीडर है। कहाँ पे? पंजाब में। तो इस समय पे अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई हो रही है आपस में। तो वही है कैसे कांग्रेस पार्टी उसको शॉर्ट आउट करेगी और आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन में कैसे दोनों साथ में काम करेंगे। कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। अब चलते हैं हम जो हमारी कुछ बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है भाई, स्किप बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे कौन सी न्यूज़ आने वाली है बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने 1 मिनट देखी और उसको छोड़ के चल दिए। तो पहली बात, जो एडिटोरियल सेक्शन में आज इस साइड न्यूज़ थी, उसमें कहा जा रहा है कि मैंने आपको कल बताया था कि एक दिन में लगभग लगभग 86 लाख पीपल को डोज दी गई वैक्सीन की। पहली बार इतने लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन की गई। ठीक है, कम से कम 86 लाख लोग, काफ़ी बैठते हैं। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन हुई तो इस साल के एंड तक सबकी वैक्सीनेशन हो जाएगी इंडिया में, और फिर शायद ये बीमारी चली जाए। अब बात कही गई है कि लगभग, मैंने डाटा लिख रखा है आपको, इस समय तक लगभग 17% पीपल को कम से कम एक डोज लग चुकी है इंडिया में, और 4% लोग कुल ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। अब हमने एक लेक्चर बनाया था मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर, उसमें पूरा डिटेल्ड है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दो वैक्सीन इंडिया में इस समय लग रही है, एक तो है कोविशील्ड और दूसरी कौन सी है? कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड है उसमें वो कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कहाँ पे है? पुणे में बेस्ड है सीरम इंस्टीट्यूट, तो वो बना रहा है कोविशील्ड। और जो कोवैक्सीन है उसको कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। तो ये मैंने थोड़ा ऐसे बताया वैक्सीनेशन के बारे में कौन सी कंपनी बना रही है। अब इसलिए इसमें इतना ही था कि इस समय पे स्पीड बढ़ चुकी है, इस स्पीड को नीचे नहीं आने देना चाहिए। और नीचे थोड़ा सा लिखा गया है कि जो 12 से 16 हफ्ते का गैप है, यानी लगभग लगभग 3 महीने का गैप है वैक्सीनेशन के बीच में, उसका भी सरकार फायदा उठा सकती है। क्योंकि अगर एकदम से सारे लोग वैक्सीनेशन कराने आए तो शायद सरकार कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन जिसने आज वैक्सीनेशन ली है और वो 3 महीने बाद आएगा तो सरकार को टाइम मिलेगा मैनेजमेंट के लिए। कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन लेके जा चुके हैं और उन्हें आने में समय लगेगा। तो यही बात हुई है। और आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके बारे में मैं डिटेल्ड आपको बताऊंगा वो है ये, और इसकी हेडिंग कुछ इस प्रकार है, काउंटरिंग अ पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज अ लीगल ग्रैब। पहले आपको इसका इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको पढ़ना है आराम से बैठ के। अब इसकी सारी बातें मेरे से समझो। क्या होता है आईपीसी? मैंने अब बताया था आपको, इंडियन पीनल कोड, यानी दंड संहिता होती है, जो भारतीय दंड संहिता कहते हैं जिसको, जो 1860 में यानी अंग्रेजों के टाइम पे जो लागू हुई थी। तो उसमें ही एक सेक्शन है, और वो सेक्शन कौन सा है? 124A। अब आप सोचोगे इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है, ये आपके खिलाफ भी कभी भी सरकार लगा सकती है।
तो ये ऐसा सेक्शन है मेरे हिसाब से जो हटना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है? इसको कहते हैं देशद्रोह का सेक्शन, इसको कहते हैं सेडिशन। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सेडिशन यानी देशद्रोह। और ये कब इंक्लूड किया गया था? आईपीसी शुरू हुआ था 1860 में और इसको 1870 में आईपीसी के अंडर डाल दिया गया था। आईपीसी वही है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आईपीसी होता क्या है? उसमें हमें लिखा होता है कि कौन से एक्ट हमारे क्राइम हो सकते हैं और उनकी सजा कितनी है। ठीक है, ये आईपीसी में होता है। पुलिस उसी के बेसिस पे केसेस चलाती है, यानी कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगेगी अगर आपने कोई क्राइम किया। तो इसी तरीके से आईपीसी का 124A है जो कहते हैं देशद्रोह का, सेडिशन का। और इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर जो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले लड़ रहे थे भारत के लिए, उनको जेल में डाला गया। क्या कह के? कि ये देशद्रोही है। अब कौन कौन थे उनमें? देखो इंपॉर्टेंट नाम, महात्मा गांधी, फिर बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको जिससे याद रहेगी, दिमाग में फिक्स हो जाए। बाल गंगाधर तिलक वही है जो थोड़े गर्म खून के थे। दो दल थे वो इस टाइम पे इंडिपेंडेंस से पहले, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल यानी जो कहते थे गांधी जी जो कहते थे हम नरमाट से क्या लेंगे? इंडिपेंडेंस लेंगे। तो गांधी कहते थे नॉन वायलेंस के साथ हम इंडिपेंडेंस लेंगे। और दूसरा था गरम दल जो गुस्सेबाज थे, कह रहे थे हम अपनी आज़ादी छीन के लेंगे। तो उनमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एक जोड़ी कहते थे, तिगड़ी कहते थे, वो थी क्या? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, जिनको लाठी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मारा गया। ठीक है, फिर कौन थे? लाल तो ये हो गए, बाल बाल गंगाधर तिलक जिनके बारे में मैंने अभी बताया। ये क्या करते थे? ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे सरकार के खिलाफ। तो ऐसा ही इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1897 में। इनका एक न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था केसरी। तो न्यूज़पेपर था इनका केसरी नाम से न्यूज़पेपर। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं कि केसरी नामक जो अखबार है उसके एडिटर कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। और ये मराठी लैंग्वेज में आता था और इसमें इन्होंने सरकार के खिलाफ लिख रखा था। और इसको पढ़ने के बाद कुछ लोगों को, जो अंग्रेज थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। और तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि ये आपके जो आर्टिकल्स है ये वॉयलेंस को फैला रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर क्या लगाते हैं? देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। तो इस तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया। किनको? बाल गंगाधर तिलक। तो मैं बता रहा था आपको, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल, ये कोलकाता की साइड वाले थे। तो ये थे गरम दल के यानी गुस्सेबाज। तो अगली बात करते हैं अब। एक तो था बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाए, एक लगा गांधी जी के ऊपर। 1922 में गांधी जी के ऊपर ये लगा है। और गांधी जी ने उस टाइम ये कहा था कि मैं सरकार के प्रति अफेक्शन क्यों दिखाऊं, अपना लगाव क्यों दिखाऊं? क्योंकि सरकार कह रही थी ना, आपने हमारे प्रति डिसअफेक्शन दिखाया है, यानी हमारे प्रति विरोध दिखाया है, तो हम आपको जो सिडिशन का कानून है यानी देशद्रोह के कानून में हम आपको क्या कर डालते हैं? जेल में। 124A सेक्शन के अकॉर्डिंग हम आईपीसी के जेल में डालेंगे आपको। तो गांधी जी ने उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मैं ऐसी सरकार का साथ क्यों दे दूं? अगर मैं सरकार का साथ दूंगा, इट विल बी लाइक अ सिन, ये पाप होगा। आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ है कि इट विल बी लाइक अ सिन। ठीक है, तो गांधी जी ने उस टाइम एक बात कही थी कि वी शुड बी अलाउड टू डिस्प्ले डिसअफेक्शन until no violence occurs। तो आज के आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें सरकार के प्रति विरोध करने का हक होना चाहिए, लेकिन जब तक वो कोई वॉयलेंस ना करे, हमारे कहे हुए वचन से कोई दंगे ना हो, तब तक हमें हक होना चाहिए सरकार के प्रति कुछ भी बोलने का। यानी गांधी जी का कहने का मतलब था कि हमें बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, जब तक कि हमारे बोलने से दंगे ना भड़के। और यही सुप्रीम कोर्ट ने इटरेट किया था 1962 के एक जजमेंट में, जिसको कहते हैं केदार सिंह केस, केदारनाथ सिंह 1962 केस। अब इस केस में क्या हुआ था? केदारनाथ एक बंदा था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक, तो उसका उसका मेंबर था उस टाइम पे, और उसने कह दिया था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस जैसे तेरे काम है ना, तुझे मिट्टी में दबना पड़ेगा, यू विल बी एडिड टू द एशेज। उसने ऐसे कह दिया था। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने क्या करा? उस पर केस कर दिया कि भाई इसके ऊपर देशद्रोह लगा दो, इसने सरकार के खिलाफ बोला। लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केवल बोलने से ही आप इसके ऊपर देशद्रोह नहीं लगा सकते, ऐसा होना चाहिए कि ये दिखाओ हमें कि उसके बोलने की वजह से कोई दंगे भड़के हैं। अगर दंगे नहीं भड़के तो आप कभी भी सेडिशन नहीं लगा सकते। तो पहली बात ये जजमेंट आई थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? इस आईपीसी के सेक्शन 124A को अंधाधुंध लगाया जा रहा है। यानी अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, तो आपके ऊपर सीधा देशद्रोह।
अब इसका रिसेंट एग्जांपल क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक वुमेन है ईशा सुल्तानी, हमें नाम नहीं याद करना। केस क्या हुआ, लक्षद्वीप हमारे भारत के जो अरेबियन सी है उसमें एक आइलैंड्स पड़ती है, हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो वहाँ के जैसे गवर्नर होते हैं स्टेट्स के अंदर, ऐसे यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी गवर्नर होते हैं, और जो लक्षद्वीप का गवर्नर है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है कौन है, प्रफुल्ल पटेल। तो जो प्रफुल्ल पटेल है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कुछ कानून में बदलाव किया है लक्षद्वीप के अंदर, कुछ अमेंडमेंट्स हुई है वहाँ पे। और वो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि स्टेट में गाय का मांस नहीं खा सकते लेकिन आप दारू पी सकते हो। ठीक है, ऐसा कानून आया, मतलब कि अल्कोहल पीना अलाउड है लेकिन आप बीफ नहीं खा सकते, काओ का मीट। ठीक है, तीसरा क्या है कि बाहर से आके कंपनीज वहां इन्वेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स खोल सकती है। तो इससे क्या हो रहा है, लक्षद्वीप के लोग कह रहे हैं कि जैसे ही बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स खोलेगी, हमारी लैंड्स को छीन लेगी। पहले से ही लक्षद्वीप में पानी की कमी है पीने की, एक इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है वहाँ पे पता है बिजली कैसे बनती है, मैंने पुराने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं उनमें पढ़ा है मैंने। वहाँ पे बिजली ऐसे बनती है कि वहाँ पर जनरेटर्स लगाए जाते हैं, डीजल डाला जाता है उनमें, उनसे बिजली उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ेगी वहाँ पे, सोच के देखो पॉल्यूशन नहीं बढ़ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए कितना डीजल यूज होएगा, कितना पॉल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे, पानी का कितना ओवर यूज होगा। तो लक्षद्वीप के लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस महिला ने कहा था कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, जो वहाँ का गवर्नर ऐसा कर रहा है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज लाइक अ बायो वेपन। उसने यही कहा है, इस सिचुएशन को उसने बायो वेपन कहा है, यानी ये एक हथियार की तरह यूज कर रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हमारे खिलाफ। तो इस बात को पकड़ लिया किसने, बीजेपी ने और हिंदुत्व ने, और उसने क्या कह दिया कि ये इसको देशद्रोह के उसमें पकड़ लेना चाहिए। तो इसके खिलाफ केस कर दिया। अब इस बंदी ने अपनी पेटिशन लगाई और बेल ले ली, यानी कोर्ट से बेल ले ली। और यही केस था कि आईपीसी के अंदर किसी को भी ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अगर कल को आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया बहुत ज्यादा और सरकार के मन में है कि इसको पकड़वा दो, तो वो आईपीसी का कानून लगा देगा सीधा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस ऐसी धारा को, जो कि अंग्रेजों के समय पे अंग्रेज यूज किया करते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, ऐसी धारा आज तक क्यों चल रही है, इसको हटा देना चाहिए। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हटा दी गई है बहुत पहले, लगभग 1962 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी हटा दिया है। वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है, वहां पे देशद्रोह का कोई कानून नहीं है। उन्होंने ही शुरू किया था भारत में, और विडंबना क्या है कि भारत में ही खत्म नहीं हुआ और वहां पे खत्म हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है भाई इसमें। यही आज का हमारा आर्टिकल था, और बताया गया है कि कैसे पॉलिटिकल क्लास इस आईपीसी की धारा को दूसरे अपने राइवल्स के खिलाफ यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो क्राइम्स का रिकॉर्ड रखती है पूरे भारत का। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2016 से 2019 के बीच में लगभग 160% राइज हुआ है कि कितने लोगों के खिलाफ रजिस्टर किया गया केस। यानी जो पहले होते थे, लगभग अगर 2016 से पहले 100 लोगों के खिलाफ ये धारा लगती थी, तो अब 160 लोगों के खिलाफ ये धारा लगती है। तो देखिए कितना बढ़ाव हो चुका है सिडिशन के चार्जेस में। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन धाराएं तो इतने लोगों के ऊपर लगी, लेकिन कन्विक्शन कितनी है, लगभग 3.3%। यानी अगर 100 लोग बुक किए गए तो उनमें से केवल 3 ही ऐसे थे जिनके खिलाफ ये प्रूव हो सका कि उन्होंने वॉयलेंस यानी दंगे किए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिडिशन का कानून तभी लगाना चाहिए बस जब आपको लगे कि वॉयलेंस फैल रही है, ना कि अंधाधुंध किसी के ऊपर भी लगा दिया जाए। ये था भाई आज का ये वाला आर्टिकल। अब अगले की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो आप समझ ही रहोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी जो सामान खरीद रहा है। ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे ई कॉमर्स मार्केट होती है, आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ से, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स आए थे 2020 में। अभी क्या हुआ, उन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुई है। अभी देखो, आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले आईटी रूल्स आए थे, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हो चैनल में जाके। मैं बता रहा हूं कि सरकार इस समय पे करना क्या चाह रही है। सरकार पाबंदियां लगा रही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसी तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनीज है, जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है ऑनलाइन, उसके खिलाफ भी सरकार ने कुछ किया है। उन्होंने कुछ कानून लाया है कि एक तो उन्हें कंप्लायंस ऑफिसर लगाना पड़ेगा अपना, कि अगर उनके खिलाफ कोई केस हो रहा है, कंपनी के खिलाफ जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, तो उसके पास एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, उसको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर सके कि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी के रिगार्डिंग, या कोई कंप्लेन आई उसके रिगार्डिंग, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनसे पूछ सकती है। जैसे किसी ने कोई इलीगल प्रोडक्ट
भेज दे किसी के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू, तो अगर वो प्रोडक्ट उस कंपनी के थ्रू भेजा गया तो उसको उसकी लाइबिलिटी होगी है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट उसके थ्रू कैसे गया। ठीक है, यही है अकाउंटेबल होना। तो इसमें ये कहा गया है कि अभी थोड़े बदलाव किए गए हैं, और क्रक्स में बात ये है कि एजेंसी को, यानी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनको विद इन 72 आवर्स गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने इनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी। तो यही कानून में अमेंडमेंट हुई है। अगली बात, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आपको समझना होगा ये क्या है। ये 2009 में फॉर्म हुई थी भाई। ये क्या है, इसने केस कर रखे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के खिलाफ। क्या केसेस चल चुके हैं, ये क्या इंश्योर करती है कि इंडिया में कंपटीशन बिल्कुल सही से चले मार्केट में। यानी ऐसा नहीं है कोई एक बंदे की मोनोपोली हो जाए, यानी किसी की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फ्लिपकार्ट पे कोई एक पर्सन सेल कर रहा है तो बस उसके ही प्रोडक्ट बिके जा रहे हैं। इसने क्या कहा है कंपटीशन कमीशन ने कि इस समय पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कुछ ऐसे सेलर्स लिस्टेड है जिनके प्रोडक्ट हाई डिमांड में है, यानी उनके ही प्रोडक्ट बिकते रहते हैं, और जो उनके वर्सेस, यानी उनके खिलाफ जो और कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं उनके कम प्रोडक्ट बिकते हैं। यानी अमेजोन और फ्लिपकार्ट कुछ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स को फेवर कर रहे हैं और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका फेवरिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन इंश्योर करती है कि इंडिया में कंपटीशन बना रहे, हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिले अपने प्रोडक्ट बेचने की। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ने भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के खिलाफ केस कर रखा है। कहां पर? कोर्ट में। तो यही था आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल चलते हैं भाई, मैं थोड़ा आगे खोलता हूं एक बार। वर्ल्ड न्यूज का जो पेज है उस पर आज आर्टिकल आए हुए कई सारे। वेट अ मिनट, अगर ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा बड़ा लगे तो आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट का गैप ले लिया करो। ऐसा नहीं है वन गो में देखो, लेकिन देखा करो पूरी वीडियो। देखिए कुछ आर्टिकल आए हैं। पहला, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में लगभग 40 कंट्रीज एक साथ आई है और उन्होंने क्या किया है, चाइना के खिलाफ केस किया है। अब पहले समझिए केस है क्या, मतलब पूरा जो केस है वो है क्या। मैं आपको एक इसको डिस्प्ले के थ्रू बताता हूँ। वेट अ मिनट। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे भारत है, ठीक है, और भारत के थोड़ी सी ऊपर जो ये जगह है ये चाइना का एक हिस्सा है, इसको कहते हैं जिनजियांग प्रोविंस। तो इस पे मैंने लिख रखा है जिनजियांग प्रोविंस। समझ गए कहाँ पर है? भारत के नॉर्थ के पास लाई करता है। तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं और उनको कहते हैं यूगर मुस्लिम्स, UIGHAR, यूगर मुस्लिम्स। तो लगभग वहाँ पर 10 लाख ऐसे मुस्लिम रहते हैं चाइना के उस हिस्से में। और चाइना ने क्या कर रखा है, उन लोगों को एक किस्म से कैद कर रखा है अपने ही देश के अंदर, यानी उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनवा रखे हैं। ऐसे कैंप बनवा रखे हैं, बाहरले देश को तो कहते हैं, सब विदेशों को कहते हैं चाइना, कि हम इनको यहाँ पे रख के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी लिटरेसी बढ़ा रहे हैं, इनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अच्छे से इनका ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उन लोगों को वहाँ रखा जा रहा है, मुस्लिम्स को, उनके खिलाफ टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, उनका स्टरलाइजेशन किया जा रहा है, यानी उनके बच्चे उत्पन्न ना हो आगे, ठीक है, नसबंदी कहते हैं जिसको, वो किया जा रहा है, और बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड की 40 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन किस लिए होती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, यानी किसी की लिबर्टी को ठेस पहुंचाया जाए, किसी की फ्रीडम को इन्फ्रिंज किया जाए, यानी किसी की फ्रीडम को रोका जाए या किसी के ऊपर टॉर्चर किया जाए, तो उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक काउंसिल बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि ऐसे किसी भी अगर ऐसा कोई भी क्राइम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हो रहा है उसके खिलाफ एक्ट करेगी। तो इस समय पे चाइना में यूगर कम्युनिटी के ऊपर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके खिलाफ चाइना ऐसा कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें 40 मेंबर्स ने इकट्ठे होकर एकदम से चाइना के खिलाफ केस किया है, ठीक है, 40 मेंबर्स ने। यही आज की ये न्यूज़ थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कब बनी थी? 2006 में बनी थी, ठीक है। 2006 से पहले इसका एक और नाम होता था, पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन होती थी, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को भंग कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ऐसे लोगों को फेवर करती थी, ऐसी कंट्रीज को फेवर करती थी जहां पे ह्यूमन राइट वोलेशन हो रही थी। तो इसलिए उसको बंद करके एक नई काउंसिल बनाई गई, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। समझ के 2006 में बनी थी, ये समझना था मैं आपको। इंपोर्टेंट क्या समझना है, ऐसे जिनजियांग भारत के नॉर्थ में लाई करते हैं, वहां पर यूगर मुस्लिम्स के खिलाफ क्राइम हो रहा है, और इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 40 कंट्री, जिसमें कनाडा ने लीड किया है, वो वहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये न्यूज़ थी। ये अगली जो न्यूज़ है वो है हांगकांग के बारे में, ठीक है। इसी पेज पे
इस समय ऊपर की साइड एक न्यूज़ थी हांगकांग के बारे में। हांगकांग में क्या हुआ इस समय पे, एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एप्पल डेली। तो एप्पल डेली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब न्यूज़पेपर प्रिंट करती है। तो वहाँ क्या किया है हांगकांग की सरकार ने, कैरी लेम है वहाँ पे, जैसे कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं तो इसी तरीके से वहाँ की जो पूरी कंट्री को चलाती है वहाँ है कैरी लेम, एक महिला है जिसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वहाँ पे इसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी पूरे जो हांगकांग को चला रही है वो कौन है, ये। और ये जो बंदी है कैरी लेम, ये एक किस्म से चाइना को फेवर करती है। अब समझिए हांगकांग का केस क्या है, पहले देखिए वर्ल्ड मैप ये रहा, ये यहाँ पर चाइना है लगभग, और यहाँ पर समुद्र में जाके यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, उसको हांगकांग कहेंगे, वो एक कंट्री नहीं है। देखिए क्या हुआ था 1997 से पहले हांगकांग किसका हिस्सा था, यूनाइटेड किंगडम का। यानी ब्रिटेन जैसे भारत पे राज करके गया ना, ऐसे ही उसके अंडर कौन था उस समय पे, हांगकांग। तो 1997 में उसने हांगकांग को चाइना को दे दिया, ठीक है। यही बात मैंने इसमें लिखी हुई है, 1997 में ब्रिटेन ने यानी यूके ने हांगकांग को चाइना को दे दिया और कह दिया गया कि आप इसको एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह गवर्न करोगे, यानी इसके अलग से अधिकार रहेंगे। चाइना में क्या होता है, चाइना में आपको पूरी फ्रीडम नहीं है, यानी प्रेस बिल्कुल कंट्रोल में है सरकार के। लेकिन क्या है, हांगकांग में प्रेस को फ्रीडम थी, अब तक थी, यानी वहां पर प्रेस कुछ लिख सकती है सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि हांगकांग एक डेमोक्रेटिक रीजन की तरह था। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हांगकांग भले ही चाइना के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन वहां पर अलग से डिसीजन लेने के लिए उसको पावर थी अब तक। लेकिन 2020 में चाइना ने क्या किया, वहां पर एक न्यू सिक्योरिटी लॉ लाए, ठीक है। किसने पास किया, चाइना ने। और ये क्या, ये ऐसा कानून है जो एक किस्म से हांगकांग की डेमोक्रेसी को जब्त कर रहा है, यानी वहां का जो गणतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, उसको खत्म कर रहा है एक किस्म से हांगकांग के, कौन, चाइना। तो इस केस में क्या होता है, अभी क्या हुआ है, जो न्यू सिक्योरिटी लॉ 2020 में लागू किया था चाइना ने, उसको कंसीडर करते हुए चाइना ने क्या किया है, वहां पर एक न्यूज़पेपर है जो मैंने आपको नाम बताया एप्पल डेली, उसने कुछ आर्टिकल्स छाप दिए थे चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो चाइना की गवर्नमेंट ने इस नए कानून को यूज करते हुए, न्यू सिक्योरिटी लॉ को यूज करते हुए 2020 के, उस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया कि आप न्यूज़ प्रिंट ही नहीं कर सकते। तो वो एक प्रो डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर था, तो चाइना ने ऐसा स्टेप उसके खिलाफ लिया है। तो यही बात हो रही है कि जब चाइना ने ये यूके से लिया था 1997 में हांगकांग को, तब इसने ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम हांगकांग की जो प्राइवेसी है, उसकी डेमोक्रेसी है, उसको भंग नहीं करेंगे, लेकिन चाइना इस टाइम पे कर रहा है। तो ये सारा केस कहाँ का है, हांगकांग का। तो मैंने आज बहुत सारी न्यूज़ कवर करने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूँ आप इन पे फोकस करें, इनको लिखें, इनको समझें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बताने को मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि कल तालिबान के बारे में हमने बात करी थी, ये आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पर। तालिबान क्या हुआ है, एक किस्म से इस आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि तालिबान लगातार वहाँ पर सरकार के ऊपर हमले कर रहा है अफगानिस्तान में, जो वहाँ की इस टाइम पे गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, अशरफ गानी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है उस समय पे। तो इस समय पे वो तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे अटैक कर रहा है और लगभग 25% जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, उस पर आतंकवादी संगठन तालिबान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। और इस समय पर उसने जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है किसके साथ, तजाकिस्तान के साथ, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर यहाँ आप देखो तो यहाँ पर इंडिया है, ऊपर यहाँ पे कहीं अफगानिस्तान पड़ता है और उसके ऊपर ही तजाकिस्तान पड़ता है। तो अफगानिस्तान और जो तजाकिस्तान का बॉर्डर है उसको भी तालिबान ने इस टाइम सीज कर लिया, यानी लगातार तालिबान अफगानिस्तान में और जगहों पर कब्जा करता जा रहा है। तो इस वाली न्यूज़ में ये था। फिर एक जो लास्ट न्यूज़ है वो ये है चाइना के बारे में, क्रिप्टो करेंसी। भाई क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह। तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इनकी करनी पड़ती है माइनिंग। अब इसमें आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ऐसा समझिए कि जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन आपके साथ की, मैंने आपको कोई क्रिप्टो करेंसी भेजी, तो अगर मैं आपको भेज रहा हूं तो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन ठीक है, हो गई, ठीक है। और वो कुछ ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते टाइम उनको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, यानी कोई प्रॉब्लम आती होगी उनको वो सोल्व करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बाद उन पर्सन्स को जो सोल्व कर रहे हैं उनको बिटकॉइंस एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं, और इसी को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। यानी उनको बिटकॉइन प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनके पास आ चुके हैं, फिर उन बिटकॉइन को वो सेल करके कैसे भी पैसा कमा सकते हैं। ये बात समझ गए आप। और सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन की माइनिंग होती थी वो चाइना में होती थी, अब थोड़े दिन से पहले। अभी क्या हो रहा है, बिटकॉइन का जो करेंसी का प्राइस था वो हाफ हो चुका है, लगभग पूरे 2 महीने में वो हाफ गिर चुका है बिटकॉइन का प्राइस।
क्रिप्टो करेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। यानी अगर आप भारत में किसी बैंक से दूसरे देश में किसी पैसे भेजोगे तो कुछ ना कुछ टैक्सेस लगेंगे, लगेंगे ना, ये पता है आपको। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को यहां से किसी भी देश में भेज रहे हो तो यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो टैक्सेस लगाएंगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का चलन चल रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड में। लेकिन चाइना ने इस टाइम क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी पे एक किस्म से बैन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना खुद की एक डिजिटल करेंसी लाने वाली है और उसको कहेगी वो डिजिटल युआन। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना ने इस टाइम ऑपरेशन बंद कर दिया कि लोग चाइना में क्रिप्टो माइनिंग ना कर सके। वहां पर जो क्रिप्टो माइनिंग करते हैं लोग, उनको काफी सारा भाई कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप कंप्यूटर पे वर्क करोगे आपको क्या पावर चाहिएगी। तो चाइना में सबसे ज्यादा पावर यूज होती थी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए। लगभग लगभग अगर पूरे वर्ल्ड में जितनी पावर यूज हो रही है ना क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसमें से 2/3 पावर, 2/3 हिस्सा पावर का, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहां पे खर्च होती है, चाइना में। लेकिन चाइना ने अगर ये स्टेप ले लिया कि हम इसके खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कम हो रही है, क्योंकि चाइना ने माइनर्स को अलाउड ही नहीं कर रही कि आप बिटकॉइन को माइन कर सको, आप नए बिटकॉइन प्रोड्यूस कर सको। ऐसा चाइना अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि वो खुद की एक करेंसी लाना चाह रही है और बिटकॉइन को वो नीचे गिराना चाह रही है। तो इस आर्टिकल में ये सारी बातें थी भाई। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। होप यू लाइक इट एंड डू शेयर इट। थैंक यू।